हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग दिसंबर 2019 मतलब कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुई थी उसमें यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 48 क्वेश्चंस थे, उसमें से हमने 25 कर लिए हैं, बाकी के बचे हुए 23 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ओके, ऐसे यूनिट वाइज हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कल मैं एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है तो वो कौन से 2 टॉपिक हैं जिसको पढ़ करके आप पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वो 2 टॉपिक मैं कल आपके लिए लेकर के आऊँगी, बिल्कुल डिटेल में उनको पढ़ाऊँगी। उतना पढ़ लिया तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग अपने। देखिए, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बीएड एमएड या एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मेन पेपर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन्ड फॉर। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का क्या मतलब है इनमें से? देखिए, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस अभी राइट मार्क नहीं किए हैं, आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देन अब हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम मीन एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्लासरूम में अलग अलग तरीके के स्टूडेंट होते हैं, तो जो स्टूडेंट सेंट्रिक छात्र केंद्रित कक्षा होती है उसमें हर एक बच्चे की डिफरेंसेस का या उसकी क्वालिटी का, उसके कैरेक्टर का ध्यान रखा जाता है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम क्या हो जाएगी, जिसमें हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चीज़ों का ध्यान रखा जाए, वो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज बाय टीचर इन क्लासरूम एज अ लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस। तो इनमें से वो कौन सी टीचिंग एड्स हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। टीचिंग एड्स मतलब टीचिंग करने के लिए जिन साधनों का आप यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टीचिंग एड्स। तो वो कौन से ऐसे साधन हैं जो टीचर अपनी क्लासरूम में यूज़ करता है, और वो कैसे इंटरेक्टिव भी हैं। इंटरेक्टिव मतलब कि मीडिया से रिलेटेड आप इसको ले सकते हैं, मतलब कि उसमें इंटरेक्शन जैसी चीज़ होती है, बोलना, कुछ दिखना, है ना, इस तरीके के इंटरेक्शन लेवल ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो अब इसमें से हम देखें, आप डिसाइड करें। पहले मैं आपको आंसर बता रही हूँ। दैट इज़ द BCD। BCD मतलब कि ईमेल, C दैट इज़ द स्काइप, एंड D। D क्या है यहाँ पर, ऑनलाइन चैट। तो यहाँ पर जो है इंटरेक्शन दोनों तरफ से होता है। इंटरेक्शन मतलब कि दोनों तरफ से जहाँ पर होगी, ठीक है बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज। अब बच्चा, जो कल भी मैंने बात की थी, यहाँ फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में आया था ये। अगर लर्निंग डिफ़िकल्टीज आपको पता लगानी है किसी बच्चे की, तो आप इनमें से कौन सा टेस्ट लेंगे। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर मैं बता रही हूँ। दैट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे नैदानिक परीक्षण। मैंने बताया था समेटिव कहाँ होता है, फॉर्मेटिव कहाँ होता है, और डायग्नोस्टिक कहाँ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जब होता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनमें से। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको अब सही आंसर बता रही हूँ इसका। दैट इज़ द टू इन्हेंस स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बच्चे की लर्निंग और अच्छे से हो सके इसके लिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, मतलब कि टाइम टू टाइम आपने एक टॉपिक पढ़ाया और फिर उससे रिलेटेड कोई क्विज कर लिया, जर्नल क्वेश्चन आंसरिंग कर ली, उससे बच्चे को एलाबोरेट करने के लिए कह दिया उस टॉपिक के ऊपर, तो आपको पता पड़ जाएगा कि बच्चे को बात समझ में आई है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकते हैं और उनकी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं, मतलब कि बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी,
यस, यहाँ पर टीचिंग मेथड्स है और टीचिंग मेथड में इनका फोकस क्या होता है, किस तरीके से ये टीचिंग मेथड काम करती है, हमको मैच करना है। ओके, तो चलिए मैच करते हैं। मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच करती हूँ, आप भी पॉज करके मैच कर सकते हैं। तो कल हमने बात करी थी टीम टीचिंग की भी बात करी थी। टीम टीचिंग क्या होती है, जब ग्रुप ऑफ टीचर्स जिनके अपने अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाती है, टीम टीचिंग। क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट या कह सकते हैं एरिया ऑफ पोटेंशियल जो है अलग अलग होते हैं, मतलब कि उनका जो पावर होता है पढ़ाने का, उनकी जो समझ होती है अलग अलग चीज़ों को समझाने की, वो अलग अलग टॉपिक्स में होती है। ठीक है, तो टीम टीचिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन एक्सपर्टाइज ऑफ टीचर्स आर यूज्ड इन टीचिंग। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपर्टाइज वाले टीचर जब मिल करके पढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाती है, टीम टीचिंग कहलाती है। अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट में कुछ नया बनाना, क्रिएट करना। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड क्या करती है, व्हेन एम्फेसाइज इज गिवन ऑन स्टूडेंट एज अ क्रिएटर ऑफ नॉलेज, नॉलेज को क्रिएट करते हैं। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो एक दूसरे से मिलजुल करके करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हेन स्टूडेंट शेयर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन, तो ये कोलैबोरेटिव में चला जाएगा। और कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव क्या हो जाएगी, एक दूसरे को मदद करना, व्हेन स्टूडेंट हेल्प ईच अदर टू लर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा है, ये अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड मतलब कि अभिक्षमता, किसकी कितनी क्षमता है, सब ज़्यादा क्षमता है, ये पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द लिस्ट इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड प्रोसेस रेदर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन ना होकर के कॉल्ड प्रोसेस, इनमें से कौन से हैं वो जो क्या कहलाते हैं, दोज क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस, वो जो प्रोसेस है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर आंसर देखें हम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड कौन सा हो गया आपका, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। थर्ड क्या हो गया आपका, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्या हो गया आपका, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो नीचे दी गई सूची में उन प्रश्नों की पहचान करें जिन्हें सामग्री आधारित प्रश्नों की बजाय प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया वाले क्वेश्चन प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक विल इन्फ्लुएंस हिज और हर पर्सपेक्टिव इन कोर्स ऑफ स्टडी, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन बिलो। तो ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, किसी लर्नर की, लर्नर के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उनकी लर्निंग को उनके पढ़ने के दौरान जो है प्रभावित करती है, ये आपको बताना है, यहाँ से चूज़ करना है। आप वीडियो को पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आंसर है इसका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, लर्नर्स कमिटमेंट, लर्नर्स प्रायर नॉलेज, स्किल ऑफ लर्नर इन कंसर्न एरिया। तो जो लर्नर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, कमिटमेंट कितनी है लर्नर की सीखने के प्रति, उसको उस क्षेत्र में पुराना नॉलेज कितना है, ठीक है, कितनी स्किल्स उस एरिया से रिलेटेड उसको आती है, ये तीनों चीज़ें किसी लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करती है जब वो कुछ सीखने जाता है। फैमिली साइज का कोई लेना देना नहीं है, सोशल बैकग्राउंड का कोई लेना देना इससे नहीं है, पेरेंट्स के इंटरेस्ट का भी कोई लेना देना नहीं है। नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। देखिए अब ये अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है दोस्तों, ये क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है, फिर इनके भी टाइप्स होते हैं। तो वो कौन सी टेस्टिंग है जिसमें एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है, तो वो है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के दौरान जो है
बच्चे को एक स्कोर को दूसरे स्कोर से एक बच्चे के स्कोर को दूसरे बच्चे के स्कोर से कंपेयर किया जाता है, जबकि क्राइटेरिया रेफरेंस में एग्ज़ाम के कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है बच्चों के परफॉर्मेंस को जो है टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द स्ट्रेटजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट लर्निंग। इनमें से कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट लर्निंग से जुड़े हुए हैं, आपको चूज़ करना है इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शंस आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। आप पॉज करके हम लोग आंसर पे चलते हैं डायरेक्ट। अब that is the 1 4th and 5th, 1 4th and 5th, providing example and explanation, ये डायरेक्ट लर्निंग से रिलेटेड है। गिविंग रिव्यू एंड रिकेपिचुलेशन मतलब कि फीडबैक, रिकेपिचुलेशन मतलब जितना भी आपने पढ़ाया है उन सबको समराइज करना, एंड ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, तो ये जो है डायरेक्ट लर्निंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि इनडायरेक्ट लर्निंग है, आप पहले खोजेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम होगी उस पर हाइपोथेसिस बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो वो इनडायरेक्ट लर्निंग में चला जाता है। सिमिलरली प्रमोटिंग इंक्वायरी एंड फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट, ये इनडायरेक्ट लर्निंग में चला जाएगा। डायरेक्ट लर्निंग में क्या चला जाएगा, ये तीनों चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटेड प्रिंसिपल विल बी मोस्ट हेल्पफुल। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग के लिए फॉलोइंग मोटिवेटेड प्रिंसिपल विल बी मोस्ट हेल्प, इनमें से सबसे ज़्यादा हेल्पफुल प्रिंसिपल कौन सा होगा सेल्फ लर्निंग के लिए, ऑप्टिमाइजिंग। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं हम। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड ऑफ फॉर कॉम्पिटेंस, मतलब क्या हुआ इसका कि क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने की गुंजाइश प्रदान करना। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, समझने में थोड़ा सा इसमें जो वर्डिंग्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं थोड़ी सी ऐसी हैं कि इसको समराइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटेड प्रिंसिपल विल बी मोस्ट हेल्प, मतलब कि स्वशिक्षण के लिए, अपने आप को सेल्फ लर्निंग के लिए आप इनमें से कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। ठीक है, चलिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मैंने पहले भी बात करी है इसमें। क्लासरूम में जब टीचर जो है पढ़ाने के लिए जाता है तो वो कुछ सोच करके जाता है कि आज हम मुझे ये टॉपिक पढ़ा देना है, ये बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो जो टारगेट करके जो आप जा रहे हैं कि आज बच्चे ये मैं जो पढ़ाऊँगा उससे बच्चे पढ़कर ये समझ जाएंगे, वो क्या है आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ही क्या कहते हैं, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, मतलब जो आप सोच करके गए थे वो बच्चों लर्निंग आउटकम उसी तरीके का आया है, बच्चे वही समझे हैं। ठीक है, ओके, ये नाउ नेक्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग एज अ मैथड कैन बी यूज्ड फॉर, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक जो मैथड है वो इनमें से किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। ओके, तो आंसर है जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो अपने जो इंटरेस्ट का एरिया है उसमें नए आइडियाज़ को क्रिएट करना, दैट इज़ द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्कशॉप इज़ मीन्ड फॉर, वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप में देखिए दोस्तों आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ाई जाती है और फिर उसके ऊपर जो थ्योरी पढ़ाई जाती है उस पर आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने को भी मिलता है, तो सीधी सीधी बात हो जाएगी यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ द वर्कशॉप। ओके, नेक्स्ट है एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे एडोलेसेंट स्टूडेंट्स आर इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो जो एडोलेसेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो डेवलपमेंट की किस स्टेज में होते हैं इन चारों में से, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, ये आप एज के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो एज के अकॉर्डिंग भी हम इसको रखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस कैन बी काउंटेड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग, इनमें से कौन से वो पॉइंट्स है जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को जज मतलब के पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को इनमें से कौन कौन से पॉइंट जो है सपोर्ट करते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये
इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को बढ़ाता है या बताता है। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप जो है इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ऑप्शंस है, इसका सही आंसर है बी, सी एंड डी। दैट इज़ द बी, सी एंड डी। लेवल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू लर्न, और रिसोर्सेज यूज बाय टीचर्स इन टीचिंग। तो ये तीनों चीज़ें जो है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को बढ़ाती है। स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग लर्न करने के लिए टाइम देना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है उनका लेवल ऑफ रियलाइजेशन पता होना, और रिसोर्सेज, टीचर किस तरीके के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है अपनी टीचिंग में वो टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो ये डिसाइड करते हैं किसको, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग। जैसा कि मैंने अभी बात की थी, टीम टीचिंग मतलब कि एक्सपर्ट टीचर अपने अपने एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग करते हैं। ठीक, तो मोर देन 2 टीचर्स टीच, चलिए मैं डायरेक्ट आंसर पर चलती हूँ। मोर देन 2 टीचर्स प्लान एंड टीच द सेम क्लास एज पर देयर एक्सपर्टाइज। ठीक है, दैट इज द टीम टीचिंग। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय यू एज अ टीचर। तो इनमें से कौन सी चीज़ सही है अगर आप एक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं एज अ टीचर। ठीक है, तो इफ अ टेस्ट इज वैलिड एंड इट इज रिलायबल ऑल्सो। ठीक है, तो टेस्ट क्या होगा, वैलिड होगा और रिलायबल ऑल्सो। ये थोड़ा सा कई बार एनटीए पता नहीं कुछ अजीब से स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन दे देता है। इज यूज इन केस ऑफ टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय यू एज अ टीचर। तो टेस्ट जो आप टेस्ट प्रिपेयर करेंगे वो वैलिड होगा और क्या होगा, रिलायबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिलायबल और ऑब्जेक्टिव हो, ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है, बिलो इज गिवन अ लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड एंड अप्रोचेस, विच अमंग देम इज इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। तो सिंगल पर्सन के लिए किसी एक को टारगेट करते हुए अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो इनमें से कौन कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। इंडिविजुअलाइज मतलब कि हर एक बच्चे तक वो टीचिंग मेथड पहुंचनी चाहिए। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर हम लोग देखते हैं इसका बी, सी एंड डी। कौन कौन से हो गए भैया, बी, सी एंड डी। तो मॉड्यूलर अप्रोच, जैसा कि हम जानते हैं मॉड्यूल वाइज हम पढ़ते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग भी इंडिविजुअलाइज होती है, पर्सनलाइज टीचिंग। तो ये तीनों जो है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, मतलब हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग ये टीचिंग मेथड हर एक बच्चे के लिए यूनिक होती है, उनके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, when the learning outcome of a student is ensured with the employment of less resources and effort on the part of teacher and more initiative for self learning is evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately। तो देखिए, जब बच्चे को जो लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट का विथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज, तो टीचर जब बच्चे को पढ़ा रहा है और किस स्थिति में पढ़ा रहा है कि लेस रिसोर्सेज हैं और एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड मोस्ट इनिशिएटिव फॉर सेल्फ लर्निंग। तो टीचर किस तरीके से प्रमोट कर रहा है, एक तो टीचर के पास रिसोर्सेज कम है और फिर टीचर बच्चे को प्रमोट इनिशिएट कर रहा है कि वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, और उसके बाद भी बच्चा जो है लर्निंग आउटकम लेकर के आ रहा है। इतनी ऐसी परिस्थितियों के बाद भी बच्चा सब कुछ समझ रहा है, पढ़ के सब सीख गया है। तो टीचर ने ये जो मेथड यूज़ करी है, तो उसकी इस मेथड को या उसके इस अप्रोच को आप क्या बोलेंगे, इनमें से किस एक्सप्रेशन के थ्रू आप उसको समझाएंगे, मतलब कि बोलेंगे कि टीचर कैसा है इन परिस्थितियों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीचर इज इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव मतलब यहाँ पर टीचर की टीचिंग कैसी थी, इफेक्टिव टीचिंग थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर टू। टीचर के लिए लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है, क्यों। इनमें से आपको चूज करना है आंसर। तो एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर। टीचर का मेन काम क्या है, टीचिंग करना। पर टीचर कब कर सकता है, जब वो अपने लर्नर को समझे, उसे सुने। तो टीचर के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने लर्नर को सुने, उसे समझे एंड देन अपनी टीचिंग करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेस द
रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज। अब इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर पूरा एक वीडियो किया हुआ है हमने, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है ये आपको यहाँ से बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड इन द मेन स्ट्रीम। जब डिसेबल्ड या डिसएडवांटेज ग्रुप के स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। जब जो मेन स्ट्रीम अच्छे बच्चे, मतलब कि फिजिकली फिट और अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों के साथ जब हम डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड या जो है डिसएडवांटेज्ड बच्चों को साथ में पढ़ाते हैं तब वो क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। नाउ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एम्प्लॉयज यूज ऑफ वंस। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या है इनमें से, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मतलब किसी चीज़ पर अपने विचार देना, दैट इज द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, वो कहलाता है मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट ओके, इसका आंसर मैंने बता दिया। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन क्लासरूम हेल्प्स इन। तो पीयर्स मतलब कि बच्चों का एक सहपाठियों का जो ग्रुप इंटरेक्शन होता है वो क्लासरूम में किन चीज़ों को सपोर्ट करता है, दैट इज़ हेल्प इन द रेपोर्ट बिल्डिंग। मतलब कि बच्चों में आपकी जो है एक आपका तालमेल जमता है, समझते हैं, वो रेपो बिल्डिंग होती है, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं इससे, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो। टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी 48 क्वेश्चन थे दिसंबर 2019 के, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यूनिट 2 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।